संस्कृत में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण, संज्ञा प्रकरण। संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले पढ़ा जाता है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्र होते हैं 14 है। आई ऊन रे लरिक ए ओंग आई औच। है ये वरट लन है वरट लन यह मैं गणनम जब घट 10 जब घट 10 ख फ छ ठ थ चट तौ कपय से रे और हल। ये हैं अपने 14 माहेश्वर सूत्र, जिन पे अपनी संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण निर्भर होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का आधार माहेश्वर सूत्र है। अतः अब इनकी माहेश्वर सूत्रों की विशेष जानकारियां होती हैं। जैसे 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 मैं लिख रही हूँ वैसे आप भी नोट करते जाइए। माहेश्वर सूत्रों संबंधी विशेष जानकारी। माहेश्वर सूत्रों को क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्रों को आधार सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार सूत्र भी माना जाता है। माहेश्वर सूत्रों को, जैसे माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? माहेश्वर सूत्रों की सर्वप्रथम रचना किसने की? भगवान शिव ने की। अतः उनको शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। इन सूत्रों में 14 माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत व्याकरण के सभी वर्णों और अक्षरों को शामिल किया गया है। अतः इनको क्या कहा जाता है? अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों का निर्माण, माहेश्वर सूत्रों की रचना है वो प्रत्याहार बनाने के लिए की गई है। माहेश्वर सूत्रों के का उपयोग प्रत्याहार बनाने में भी किया जाता है, इसलिए प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ये जानकारी मैं बोर्ड पे नोट करवा देती हूँ, आप उतार लेना, आप नोट कर लेना ताकि बाद में कोई भूल ना हो। इन सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार सूत्र भी माना गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इनको क्या माना गया है? आधार सूत्र भी माना गया। क्यों माना गया है? क्योंकि सारी जो व्याकरण है वो सारी व्याकरण इन माहेश्वर सूत्रों पर ही निर्भर होती है, आधारित होती है, इसलिए इनको आधार सूत्र माना गया है। दूसरी जानकारी क्या है कि इन सभी सूत्रों की सर्वप्रथम रचना कहां से हुई? सर्वप्रथम रचना भगवान शिव द्वारा की गई। अतः इन्हें
शिव सूत्र अथवा माहेश्वर सूत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। दो विशेषताएं हो गई। क्या हो गया? इन सभी सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार सूत्र माना गया है, क्योंकि संपूर्ण अपनी व्याकरण है जो संस्कृत व्याकरण है वो इन माहेश्वर सूत्रों पे निर्भर करती है। अतः इन सूत्रों को आधार सूत्र माना गया है। और सर्वप्रथम इनकी रचना किसके द्वारा की गई? भगवान शिव के द्वारा। किसके द्वारा की गई? भगवान शिव के द्वारा। अतः इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी, माहेश्वर सूत्र के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि हमको पता है कि सबसे पहले क्या लिखा आपने? माहेश्वर सूत्र, क्योंकि इनकी रचना शिव जी के द्वारा की गई और शिव जी को महेश कहा जाता है, और महेश कहने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो इनको माहेश्वर सूत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे देखते हैं। इन सभी सूत्रों में संस्कृत व्याकरण के सभी वर्णों, यानी संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले, संस्कृत व्याकरण में जो प्रयुक्त किए जाते हैं, संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्ण, संस्कृत व्याकरण में जितने भी प्रयुक्त होने वाले सभी वर्ण, सभी वर्णों या अक्षरों को शामिल किया गया है। अतः इन्हें अक्षर समामनाएं, यहां पूरा नहीं आएगा, अतः इन्हें अक्षर समामनाएं के नाम से भी पुकारा जाता है। सभी संस्कृत वर्णमाला में जितने भी वर्ण और जितने भी अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन सभी को इन माहेश्वर सूत्रों में शामिल किया गया है। अतः इसे, इन माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर समामनाएं भी कहा जाता है। आगे देखिए, ये सभी सूत्र क्या काम आते हैं भाई? ये सभी सूत्र प्रत्याहारों का निर्माण करने हेतु उपयोग में लिए जाते हैं। अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र क्या कहा जाता है? प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन सभी अक्षरों, इन 14 माहेश्वर सूत्रों का उपयोग है जो प्रत्याहार निर्माण में किया जाता है। अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। अब ये सूत्र हैं, इन सूत्रों में आप ध्यान लगा के देखिए कि इन सूत्रों में भी हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे अपनाया गया है देखते हैं। इन
सभी सूत्रों को पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। देखिए कैसे संपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे प्रदान किया गया है। आप देखिए कि सबसे पहले इसको मैं यहां से साफ कर देती हूँ। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनके सूत्रों की क्रम की संख्या, शब्द और व्यंजनों को, ऊष्म वर्णों को, अंतस्थ वर्णों को कैसे इन्होंने सुव्यवस्थित किया है, इस आधार पर इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया गया। बहुत अच्छा दृष्टिकोण दिया गया है। अभी आप देखते हैं जैसे माहेश्वर सूत्रों के हम शुरुआत करते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सूत्र में हमें स्वर दिखाई देंगे, केवल स्वर दिखाई देंगे। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई और औ। इतने स्वर हैं माहेश्वर सूत्रों में। इतने स्वरों को प्रयुक्त किया गया। ये कौन से सूत्र से, कौन से प्रत्याहार, कौन से क्रम से कौन से क्रम तक इसको रखा गया है। देखो क्रम संख्या 1 से 4 तक, क्रम संख्या 1 से 4 तक, 1 से 4 तक सबसे पहले किसको स्थान दिया गया है माहेश्वर सूत्रों में? सवर्ण वर्णों को। कहां से कहां? क्रम संख्या 1 से 4 तक। अब आगे देखिए अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, सवर्ण वर्णों के बाद में किसको स्थान दिया गया है? अंतस्थ वर्णों को। ये वे, रे और ले, ये 4 हमारे अंतस्थ वर्ण हैं। इनको कौन से सूत्र से कौन से सूत्र तक किया गया है? क्रम संख्या 5 और 6, क्रम संख्या 5 से 6 तक, क्रम संख्या 5 से 6 तक। 3 नंबर पर आते हैं अपने स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? क से लेके मैं तक स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं, लेकिन इन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। जैसे देखिए सबसे पहले किनको स्थान दिया गया है? पंचम वर्ण को। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्थान दिया गया है पंचम वर्ण को। कौन से? ये, मैं, ने, ने, ये हो गए 5। और कौन से सूत्र से कौन से सूत्र तक, कौन से सूत्र से कौन से सूत्र तक दिया गया है? सूत्र संख्या 5 और 6 हम कर लिए। अब यहां आएगी सूत्र संख्या 7। ये कौन से में है? सूत्र संख्या 7 में। आगे कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण से बाद में स्थान दिया गया है चतुर्थ वर्णों को, चतुर्थ वर्णों को। चतुर्थ वर्ण चतुर्थ वर्ण कौन से सूत्र से कौन से सूत्र तक? सूत्र संख्या 8 से 9 तक, ये 2 सूत्रों में है 8 से 9 तक। आगे देखिए चतुर्थ वर्ण के बाद स्थान दिया गया है तृतीय वर्णों को। उल्टा क्रम चलाया गया है सभी में। कौन से किसका स्थान दिया गया है? तृतीय वर्णों, ज, ब, ग, ड और ड। इनको कौन से सूत्र से कौन से सूत्र तक? सूत्र संख्या 10 में, सूत्र संख्या 10 में। किस में स्थान दिया गया है? सूत्र संख्या 10 में। केवल एक ही सूत्र में तृतीय वर्ण को शामिल कर लिया गया है। अब अगला क्रम आएगा द्वितीय वर्ण। तृतीय वर्ण के बाद में
स्थान दिया गया है द्वितीय वर्ण को। ख, फ, छ, ठ, थ। आगे च, त, त, व, कप छठत, चट्टव, क, प। ये हो गए प्रथम वर्ण। ये कौन से हो गए? प्रथम वर्ण। तो उल्टा क्रम, सभी का उल्टा क्रम देख लो। सबसे पहले सवर वर्ण, उसके बाद में अंतस्थ वर्णों को स्थान दिया गया 5 से 6 तक। सपर्श व्यंजन वर्ण, सपर्श व्यंजन वर्णों को स्थान सबसे पहले पंचम वर्ण को स्थान दिया गया है सूत्र संख्या 7 में। फिर चतुर्थ वर्ण को स्थान दिया गया है सूत्र संख्या 8 व 9 में। तृतीय वर्ण को स्थान दिया गया है सूत्र संख्या 10 में। द्वितीय वर्ण को स्थान दिया गया है सूत्र संख्या 11 में। अंत में स्थान दिया गया है सबके अंत में, और वो दिया गया है सूत्र संख्या 11 व 12 में। सूत्र संख्या 11 व 12 में। अब देख लो उल्टा क्रम चलाएगा। कौन से स्वर बच गए भाई? कौन से वर्ण बच गए? सवर वर्ण आ गया, अंतस्थ वर्ण आ गए, सपर्श व्यंजन वर्ण आ गए। अब बच गए अपने उसम वर्ण। उसम वर्ण को सबसे अंत में स्थान दिया गया है माहेश्वर सूत्रों में। उसम वर्ण हमने पढ़ा खपा छठता चटता कपया से और हल हमने पढ़ा था। तो से और है, ये आ गए कौन से सूत्र में? सूत्र संख्या 13 व 14 में। कौन से आ गया? सूत्र संख्या 13 व 14 में माहेश्वर सूत्रों में उसम वर्णों को स्थान दिया गया है। अब देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मैंने बोला ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सबसे पहले सवर, फिर अंतस्थ वर्ण, फिर सपर्श व्यंजन वर्ण, और सपर्श व्यंजन वर्ण में भी कैसे करके में तक जो सपर्श व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें भी सबसे पहले पंचम, फिर चतुर्थ, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण और फिर प्रथम वर्ण, यानी इसका उल्टा क्रम। अब इसमें एक जानकारी और रहेगी माहेश्वर सूत्रों से संबंधित कि माहेश्वर सूत्रों में जो पंचम वर्ण है, माहेश्वर सूत्रों में जो पंचम वर्ण है उसको उनको भी अन्य किसी नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? रक्त वर्ण के नाम से। माहेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त पंचम वर्ण कौन से थे? अभी नीचे आपको दिखाई भी दे रहे हैं। पंचम वर्णों को पंचम वर्ण कौन से हैं? देखो यहाँ पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण है। कौन से हैं? ये, में, ने, हने और ने, ये पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण किस नाम से पुकारा जाता है? रक्त वर्ण के नाम से। माहेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त पंचम वर्णों को रक्त वर्ण के नाम से भी पुकारा जाता है। रक्त वर्ण के नाम से भी पुकारा जाता है। अब आगे आ गया अपना, आपने जैसे ये सारणी बनाई उनमें देखा कि सबसे पहले आपने देखा था अंतस्थ वर्ण किसको कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कौन से थे भाई? ये व रे ले अंतस्थ वर्ण थे। सवर वर्ण आपने देख ही लिए, और व्यंजन वर्ण सपर्श व्यंजन वर्ण है, उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया था, उनको भी आपने देख लिया। अब आ गए अंतिम पंचम वर्ण, जो क्या कहा जाता है? उनको रक्त वर्ण कहा जाता है। तो जो दूसरा वर्ग का सपर्श व्यंजन वर्ण में वर्ग का, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, पांचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण कौन से? द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को उसम वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिए, माहेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त सपर्श द्वितीय व चतुर्थ सपर्श व्यंजन वर्ण को
व्यंजन वर्णों को सोसम व्यंजन वर्ण के नाम से भी पुकारा जाता है। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण देख लेते हैं। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क वर्ग में आ गया, क के बाद द्वितीय वर्ण आ गया ख और चतुर्थ वर्ण आ गया घ। फिर च वर्ग में द्वितीय वर्ण आ गया छ और चतुर्थ वर्ण आ गया झ। हो गए दो वर्ग। तीसरे वर्ग में ट वर्ग में दूसरा ठ और ढ और तृतीय वर्ण में त वर्ग में ठ और ढ। ये द्वितीय वर्ण हो गया और ये चतुर्थ वर्ण हो गया। अंतिम वर्ण प वर्ग में फ और भ। ये हो गए द्वितीय वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। इनको किस नाम से पुकारा जाता है? सोसम व्यंजन वर्ण के, सोसम यानी उसम, स उसम व्यंजन वर्ण के नाम से पुकारा जाता है। ये संज्ञा व्याकरण का अपना थोड़ा सा पार्ट आज शामिल हुआ है। मुझे लगता है कि टाइम काफी लंबा हो गया है, तो इसके लिए आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास को आगे का जो मैटर है उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।